बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के उदाहरण संख्या 11 को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के बारे में जानकारी लेते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 1 तो हमने उदाहरण संख्या 9 के साथ में कर लिया था। तो बच्चों, आज अपन क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 2, देखिएगा और इसको अपन हल करते हैं। एक किसान 2 प्रकार के चारे P और Q को मिलाता है, मिश्रण करता है। P प्रकार के चारे जिसका मूल्य क्या है 250 प्रति थैला है, जो कि पोषक तत्व A 3 मात्रक है, पोषक तत्व B 2.5 मात्रक है और पोषक तत्व C 2 मात्रक रखता है। जबकि Q प्रकार का चारा जिसका मूल्य क्या है 200 रुपया प्रति थैला है, पोषक तत्व A उसमें है 1.5 मात्रक, पोषक तत्व B 11.25 मात्रक और पोषक तत्व C 3 मात्रक रखता है। अब कह रहा है कि पोषक तत्व A, B और C की न्यूनतम आवश्यकता क्रमशः कितना है 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक है। न्यूनतम है, इससे ज्यादा हो सकता है, ये ध्यान रखिए। प्रत्येक प्रकार के थैलों की संख्या ज्ञात कीजिए ताकि मिश्रण के प्रत्येक थैले का मूल्य न्यूनतम हो, वो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद दे रखा है कि मिश्रण के प्रत्येक थैले का न्यूनतम मूल्य क्या है, वो भी हमें पता करना है। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब इससे हिसाब से अपन इसको सोल्व करते हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिए। पहले तो अपन मान लेते हैं, माना चारे P के थैलों की संख्या X है, वह चारे और चारे में क्या है, दोनों है P और Q, मिश्रण है, और चारे Q के थैलों की संख्या अपन मान लेते हैं Y है। ये हमने मान लिया और X और Y के मान निकालेंगे। उसके लिए हमें निर्देशांक चाहिए और निर्देशांक हमें मिल जाएंगे। रेखाएं खींचेंगे तो हमें निर्देशांक मिल जाएंगे, कोणीय बिंदु मिल जाएगा और कोणीय बिंदु पे अपन Z के अधिकतम और न्यूनतम मान निकाल लेंगे। अब देखिएगा बच्चों, ये अपना चारा 2 प्रकार का है, एक P और दूसरा Q, और इन दोनों से मिलके मिश्रण बन जाता है चारे का PQ। और यहां पे आवश्यकता, और इस चारे के स्रोत हैं तत्व A, तत्व B और तत्व C। अब देखिएगा, हमने जो चारे में P थैलों को X माना है और Q जो चारे में क्या है Q के थैलों की संख्या को हमने Y माना है। अब यहां पे हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो देखो, पहला तो है कि यहां पे P प्रकार के चारा तो एक थैले का 250 रुपया है, और इसी प्रकार से जो Q प्रकार का चारा है उसमें एक थैले का मूल्य हमें यहां पे दिया हुआ है 200 रुपया प्रति थैला है। तो यहां से तो हमें कुल लागत मिल जाएगी, अर्थात उद्देश्य फलन मिल जाएगा। तो देखिए, लागत प्रति थैला, तो ये तो है 250 रुपया प्रति थैला और यहां पे है 200 रुपया प्रति थैला, अर्थात एक थैले का इतना है। और इसी प्रकार यहां पे Q में एक थैले का 200 रुपया है, तो X का कितना हो जाएगा 250X। इसी प्रकार Y थैले में हो जाएगा तो यहां पे 200Y। तो कुल लागत अपने पास प्राप्त होगी, कुल लागत होगी एक का 250 तो X मल्टीप्लाई हो गया तो 250X प्लस एक का 200 तो Y का 200Y, और इसको टोटल कर देंगे तो ये कुल लागत हो गई। और यही हमारा उद्देश्य फलन है 250X प्लस 200Y, ये हमारा उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया।
उद्देश्य फलन, अर्थात हमें इसी को अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है और वो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिएगा, अब यहां पे पोषक तत्व ले लेते हैं, जो तत्व ए, तत्व बी, तत्व सी, अर्थात जो पी थैले में है, जो चारा पी है उसमें क्या क्या है वो लिख लेते हैं यहां से। तो देखिएगा यहां पे अपने पास में पोषक तत्व कौन से वाले में, इस प्रकार के पी प्रकार के चारे के लिए जिसके पोषक तत्व है, ए है 3 मात्रक और तत्व बी 2.5 और तत्व सी 2, तो यहां से 3, 2.5, 2, तो यहां लिखेंगे अपन 3 मात्रक, 2.5 मात्रक और 2 मात्रक। अब दूसरे की बात करते हैं, देखिएगा अब अपन बात करते हैं यहां से क्यू थैले की। उसके लिए देखो 1.5 है ए तत्व, 11.25 बी तत्व और यहां पे 3 तत्व, तो 1.5, 11.5 और 3, तो 1.5, 11.25 और यहां पे 3, ये अपने पास में पोषक तत्व है। एक थैले में इतना इतना ये है, वो हमने लिख लिया यहां पे। अब देखते हैं न्यूनतम मात्रा कितनी है, वो भी बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम मात्रा ए बी सी की न्यूनतम आवश्यकता यहां पे दिया 18 मात्रक, 45 मात्रक और 24 मात्रक, तो अर्थात इसकी न्यूनतम मात्रा 18 मात्रक, बी की न्यूनतम मात्रा है अपने पास में यहां पे 45, ये 45 और यहां पे है 24, ये न्यूनतम मात्रा है जो हमने यहां से ले ली। 18 मात्रक तत्व ए, 45 मात्रक तत्व बी और यहां से 24 मात्रक तत्व सी, तो ये हमने इस प्रकार से यहां पे टेबल बना लिया। अब देखो इस टेबल के हिसाब से अपन व्यवरोध ले लेते हैं, तो देखिएगा व्यवरोध, अब व्यवरोध के लिए देखो अपने पास यहां पे तत्व ए एक थैले में कितना है 3 मात्रक, इसी प्रकार Q में तत्व क्या है, A कितना है 1.5, ये एक थैले में है, अर्थात यहां पे X की बात करेंगे तो 3X, यहां पे Y थैले में बात करेंगे तो 1.5Y, और यहां पे है न्यूनतम, अर्थात इतना तो होना ही चाहिए, ज्यादा हो सकता है, अर्थात इतना तत्व, तो यहां इन तत्व A अर्थात इसमें दोनों में मिला करके 18 मात्रक तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा हो सकता है। तो देखिए यहां पे अपन लिखते हैं 3x प्लस 1.5y, और इससे ज्यादा हो सकता है और बराबर हो सकता है किससे, 18 से। ये अपने पास प्राप्त हो गया पहला व्यवरोध, या अपन इसको लिख सकते हैं, देखो 3x प्लस 1.5 पॉइंट उठाते हैं तो 15/10y ग्रेटर देन इक्वल टू 18, या देखो इसको एलसीएम ले लेंगे तो 30x प्लस 15y ग्रेटर देन इक्वल टू 180, या अपन इसको फिर लिख सकते हैं, अपन 15 का भाग दे देते हैं तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पे देंगे 15 का भाग तो 15 एकम 15, फिर बच गए अपने पास में 15, 16, 17, 18, 3, उसके बाद 30, तो यहां पे 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 12। अब इसको समीकरण में बदलेंगे, वो अपन बाद में करते हैं। अब इसी प्रकार से दूसरा व्यवरोध ले लेते हैं, देखिएगा आप, एवं यहां पे देखो इसकी बात करेंगे तत्व बी की तो 2.5, 11.25 और ये कितना है एक थैले में, और टोटल कितना होना चाहिए तत्व बी 45 मात्रक। तो x की बात करेंगे तो x से मल्टीप्लाई, और y की बात करेंगे y थैले में कितना होगा तो इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और कम से कम जो तत्व b है वो 45 मात्रक होगा, उससे ज्यादा हो सकता है, तो इसको भी लिख सकते हैं एवं तत्व b के लिए व्यवरोध। तो देखो 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 45, इससे ज्यादा हो सकता है परंतु कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कम से कम इतना, न्यूनतम आवश्यकता इतनी है, उससे ज्यादा हो सकती है, इसलिए हमने ये वाला चिन्ह लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू का। अब इसको भी अपन थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, या पॉइंट हटाएंगे तो 25/10x, या यहाँ पे 1125/100y ग्रेटर देन इक्वल टू 45, या अपन इसको लिख सकते हैं एलसीएम ले लेंगे तो 250x प्लस 1125y ग्रेटर देन इक्वल टू 4500,
एलसीएम ले लिया हमने, या इसको भी अपन लिख सकते हैं, देखिएगा 25 का अपन भाग दे देते हैं तो 10x प्लस, अब यहाँ पे अपन 25 का भाग देंगे, 25 चौका 100, 12 बच गया, फिर कितनी बार जाएगा, 12 बचेगा तो 125, तो यहाँ पे 25 पंजे 125, 45y ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 25 एकम 25, फिर बच गया यहाँ पे अपन देंगे तो 20, तो 200 हो जाएगा, और 200 में अपन 25 का भाग देंगे तो ये जाएगा बच्चों 208 बार 18 बार। अब देखो, या अपन इसको लिख सकते हैं, यहां से 0 भी है, ये तो यहां से 200 हो जाएगा, 0 भी है। अब देखिए, या अब 5 का दे देंगे तो 2x प्लस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पे 5 का देते हैं तो 5 × 3 = 15, देखिए फिर अपने पास में 15 16 17 18 30 बच गया, तो फिर देंगे तो 6 पंजे 30, तो 36 हो गया। ये अपना दूसरा व्यवरोध प्राप्त हो गया। तो बच्चों इस प्रकार हमें सोल्व भी करना है। अब अपन बात करते हैं तीसरे व्यवरोध की, तत्व C के लिए व्यवरोध। और तत्व C के लिए देखो, थैले P थैले में कितना है, 2 मात्रक 1 के लिए, इसी प्रकार x के लिए कितना हो जाएगा 2x, इसी प्रकार 3y, और कम से कम तत्व C कितना होना चाहिए 24 मात्रक। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे अपन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 24। ये अपना तीसरा व्यवरोध प्राप्त हो गया, असमीका प्राप्त हो गई। अब बच्चों ऋणोत्तर व्यवरोध भी लिख लेते हैं। और ऋणोत्तर व्यवरोध के बारे में अपन जानते हैं, या तो x क्या होगा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, इसलिए अपन लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अर्थात थैलों की संख्या, जो चारा P में जो थैले की संख्या हमने x ली है, चारे जो Q में थैलों की संख्या को अपने y लिया है, तो या तो चारा नहीं होगा तो 0, या फिर थैले में कुछ होगा तो 1 2 3 4, तो ऐसे क्वांटिटी होगी, अर्थात 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर हो सकता है। तो ये अपना चौथा व्यवरोध प्राप्त हो गया, ऋणोत्तर व्यवरोध जिसको अपन कहते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये यहाँ पे व्यवरोध प्राप्त कर लिए। अब अपन लेते हैं समीकरण। तो देखिए असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर क्यों बदल रहे हैं, ताकि हमें हल क्षेत्र मिल जाए, ग्राफ के ऊपर रेखाएं खींच ले, हल क्षेत्र मिल जाए, उभयनिष्ठ क्षेत्र मिल जाए, कोणीय बिंदु मिल जाए, कोणीय बिंदु पे जेड के अधिकतम और न्यूनतम मान मिल जाए। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं असमीका 1 से, और असमीका 1 अपने पास यहां पर है, असमीका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12, और इसको अपन समीकरण में बदलेंगे तो यहां लिख देंगे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे, और ये 12, तो ये अपने पास प्राप्त हो गया समीकरण, व्यवरोध 1 का समीकरण। और यहां से अपन x और y के मान ले लेंगे इस समीकरण से, ताकि रेखा एक खींच लेंगे, ये x y, और इसके लिए पहले x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 12, ये 0 रखा तो यहाँ पे 12 प्राप्त। अब y को 0 रखेंगे तो x का 6 मान प्राप्त हो गया। ये दो निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो गए। इन दोनों निर्देशांकों की सहायता से अपन ग्राफ के ऊपर रेखा खींच लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे व्यवरोध से देखिए, और दूसरा व्यवरोध अपने पास में यहां पर है, ये रहा अपना 2x प्लस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 36। तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अपन बराबर का चिन्ह लगाएंगे 36। ये अपने पास में दूसरा व्यवरोध से समीकरण प्राप्त हो गया। और यहीं से अपन x और y के मान ले लेते हैं, ताकि इस समीकरण का भी अपन रेखा खींच सकें। ये x ये y, x को 0 रखा तो यहाँ पे नोक चौक 36 4। इसी प्रकार से y को 0 रखा, ये 0, तो यहाँ पे प्राप्त होगा 18। 36 में अब 2 का भाग देंगे तो 18, और ऐसे अपन यहाँ पे देखो ये 0 हो जाएगा, 9 का भाग देंगे तो नोक चौक 36, तो y का मान 4। अब बात करते हैं तीसरे व्यवरोध से, और तीसरा व्यवरोध अपने पास में यहाँ प्राप्त हो रहा है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 24। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अपन बराबर का चिन्ह लगा देंगे,
तो बराबर 24, और यहाँ भी अपन x और y के मान ले लेते हैं ताकि हम रेखा खींच सकें। पहले x को 0 रखेंगे, ये 0, तो देखो y का मान कितना हो जाएगा 8। अब अपन y को 0 रख लेते हैं, ये y को 0 रखा तो x का मान 12। तो इनके निर्देशांक मिल गए, अर्थात इन समीकरणों से हमने निर्देशांक ले लिए और इन निर्देशांकों से अपन रेखाएं ले लेंगे। अब देखो चौथा व्यवरोध, इसको अपन समीकरण में बदलते हैं तो x बराबर 0 व y बराबर 0। अब इनका हल क्षेत्र लेते हैं, हल क्षेत्र सभी असमीकाओं का। और बच्चों हल क्षेत्र के लिए हम असमीकाओं में x की जगह 0 y की जगह 0 रखेंगे। अगर असमीका संतुष्ट होती है तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ, अगर संतुष्ट नहीं होती है तो उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु के दूसरी तरफ। और इक्वल का चिन्ह भी है, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल का चिन्ह है तो रेखा के ऊपर भी होगा। अर्थात यहां से अपन बात करते हैं पहले से, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x की जगह 0 y की जगह 0 रखा हमने, तो देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ये बात क्या सही है? क्या 0 बड़ा होता है क्या 12 से? असत्य। इसलिए इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा? रेखा के ऊपर भी होगा, और रेखा पर और रेखा से ऊपर। अब देखो दूसरे व्यवरोध से, दूसरा व्यवरोध है 2x प्लस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू 36। यहाँ पे भी 0 0 रखेंगे तो 0 बड़ा है 36 के, ये बात भी क्या है? असत्य। इसलिए इसका क्षेत्र भी कहाँ होगा? इसका क्षेत्र भी रेखा पर और रेखा से दूसरी तरफ, ऊपर की तरफ। अब बात करते हैं यहाँ से तीसरे व्यवरोध से, अर्थात 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल 24, और यहाँ पे भी 0 0 रखेंगे, ये बात भी क्या है? असत्य है। अर्थात इन तीनों असमीकाओं का हल क्षेत्र कहाँ होगा? रेखा के ऊपर होगा, और रेखा पर और रेखा से ऊपर होगा। अब अपन लेते हैं फोर्थ व्यवरोध, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र y x पर व दाईं तरफ होगा, y x के दाईं तरफ, दाईं तरफ। इसी प्रकार से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का हल क्षेत्र x पर व ऊपर x के ऊपर होगा। तो हमने यहां पे क्या क्या ले लिया? यहां पे हमने ले लिया निर्देशांक, समीकरण बनाए, उसके बाद निर्देशांक ले लिए। तो इन निर्देशांक से तो रेखाएं खींच लेंगे, असमीकाओं से यहां से उनका हल क्षेत्र ले लेंगे, और फिर उसके बाद अपन देखेंगे कि उभयनिष्ठ है या नहीं है। उभयनिष्ठ है तो किस प्रकार का है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध है, वो फिर अपन ग्राफ बनाने के बाद में बात करेंगे। तो देखिएगा, समीकरणों की सहायता से रेखाएं खींचने पर लो अपन रेखाएं खींच लेते हैं। ये एक्स एक्स मान लेते हैं, ये वाई एक्स मान लेते हैं, ये मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0 हैं, और यहाँ पे अपन ले लेते हैं, देखिएगा बच्चों, ये अपने निर्देशांक है यहाँ से। तो पहली रेखा है 0 12 और अपने पास 6 0, और यहाँ से जो प्राप्त होगी रेखा उसको अपन दे देते हैं L1 रेखा, ये L1 रेखा हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ से L2 रेखा, इसी प्रकार यहाँ से L3 रेखा। अब देखिएगा 0 12 6 0, अर्थात L1 रेखा के निर्देशांक 0 12 और 6 0 हैं। तो अपन ले लेते हैं 2 4 6 10 12 14, इसी प्रकार 2 4 6 8 10 12। अब L1 रेखा खींच लेते हैं 0 12, तो यहाँ पे अपने पास हो जाएगा 0 12, यहाँ पे
6 0, तो यहां पे हो जाएगा 6 0, और इसको अपन मिला देंगे तो ये रेखा अपने पास प्राप्त हो जाएगी L1। ये अपने पास में L1 रेखा प्राप्त हो गई, और इसका समीकरण यहां से लिख देते हैं 2x + y = 12। तो 2x + y = 12, ये रेखा खींच दी हमने इस समीकरण से। अब अपन लेते हैं दूसरी रेखा L2, और L2 के निर्देशांक अपन यहां से लेते हैं 0 4 18 0, 0 4 और 18 0। तो 0 4 तो अपन यहां से हो जाएगा 0 4, और 18 0 अपने पास यहां प्राप्त हो जाएगा, मान लेते हैं ये हो जाएगा 16, और यहां पे 18, तो यहां पे प्राप्त होगा, और एक अपने पास यहां पे, तो इनको मिला देंगे तो ये अपने पास में दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये मान लिया अपने पास में L2 रेखा आ गई, L2, और इसका समीकरण अपन लिख देते हैं यहां पे L2 का 2x + 9y = 36, 2x + 9y = 36। अब देखो बच्चों, अब अपने पास में रेखा बची है L3, और जिसके निर्देशांक 0 8 12 0, तो ये अपने पास में L3 रेखा जिसके निर्देशांक 0 8 और यहां पे है 12 0। अब इसको अपन प्लॉट कर लेते हैं। देखो 0 8 यहां पे है, 0 8 आएगा, और इसी प्रकार यहां पे आ जाएगा अपना 12 0, और इनको मिला देंगे तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी L3 रेखा हो गई, L3, जिसके समीकरण अपने पास में है यहां पे देखिए 2x + 3y = 24। तो यहां लिख लेते हैं अपन L3 रेखा 2x + 3y = 24। तो बच्चों इस प्रकार हमने यहां पे रेखाएं प्लॉट कर दी ग्राफ के ऊपर। अब हमें इसके निर्देशांक भी चाहिएंगे, इसके निर्देशांक भी चाहिएंगे, इसके भी चाहिएंगे। उससे पहले हमें देखना है हल क्षेत्र, ताकि हल क्षेत्र लेंगे तभी उभयनिष्ठ आएगा, तभी तो हमें कोणीय बिंदु चाहिए। तो अब बात करते हैं हल क्षेत्र की, और हल क्षेत्र अपन निकाल चुके हैं। यहां पे देखो ये बात असत्य, ये भी असत्य, ये भी असत्य, अर्थात इन तीनों का रेखा के ऊपर, रेखा पर और रेखा से ऊपर होगा। तो अपन बात करेंगे यहां पे ये वाली है इस रेखा पे होगा, और इसका हल क्षेत्र ऊपर होगा। इसी प्रकार ये रेखा है, इसका हल क्षेत्र इस रेखा पे और रेखा से ऊपर। इसी प्रकार यहां पे देखो ये रेखा अपने पास में है, ये रेखा है, इसका इस रेखा पे और इसके ऊपर हल क्षेत्र होगा। और अपने पास में है यहाँ पे ऋणात्तर व्यवरोध, अर्थात वाई एक्स पे और उसके दाईं तरफ, तो ये हो गया वाई एक्स पे और इसके दाईं तरफ। इसी प्रकार ये एक्स एक्स पे और एक्स एक्स के ऊपर। तो बच्चों देखिए यहाँ पे उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है। अब उभयनिष्ठ अपन बात करेंगे तो देखो उभयनिष्ठ इन पांचों असमीकाओं से ये भी ऊपर जा रहा है, इसका इस रेखा का भी यहाँ से ऊपर ही जा रहा है। ये रेखा का क्षेत्र यहाँ ये सबका ऊपर ही है, रेखा पे और रेखा से ऊपर, इसका भी ऊपर है। अर्थात अपन बात करें कि ये जो एरिया है वो पांचों असमीकाओं से उभयनिष्ठ क्षेत्र है। ये वाला एरिया प्राप्त होगा और यहां से ऐसे आगे तक जाता जाएगा ये। अर्थात एक दिशा में, किसी एक दिशा में असीमित विस्तार हो रहा है। असीमित विस्तार होने पर ये क्या है, अपरिबद्ध है। तो ये उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र अपरिबद्ध है। अब ये अपरिबद्ध है, ये तो समझ में आ गया कि ये क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध क्यों है? किसी एक दिशा में इसका जो विस्तार है असीमित है, अर्थात ये क्लोज नहीं है, तो अपरिबद्ध है। अब बच्चों अब लेते हैं इनके कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु यहां पे बात करेंगे तो ये तो मिल जाएगा हमें 0 12,
और यहाँ पे हमें निकाल लेंगे, और इसी प्रकार इसका देखो कोणीय बिंदु निकालना पड़ेगा हमें, और इसी प्रकार यहाँ पे ये है 12 0। तो बच्चों इन दो के हमें कोणीय बिंदु लेना है, अर्थात यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ के निर्देशांक दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, उनको हल कर लेंगे समीकरण से तो मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो बच्चों यह ले लेते हैं अपन A और ये B, और यहाँ से अपने पास में प्राप्त होगा C और ये D। तो B और C के निर्देशांक अपन ले लेते हैं। तो देखिए निर्देशांक, तो B के निर्देशांक निकालते हैं। तो B B से कौन कौन सी रेखाएं जा रही है? एक अपने पास में रेखा जा रही है 2x + y = 12, और दूसरी रेखा ये जा रही है अपने पास में, यहाँ से देखिए 2x + 3y = 24। तो यहाँ लिखते हैं 2x + 3y = 24, और इसी प्रकार से 2x + y = 12। तो 2x + y = 12, दोनों को घटा देते हैं। तो बच्चों 2y = 12, इसलिए y = 6 प्राप्त हो गया। और x निकालना है, तो x के लिए देखिए यहाँ पे अपन रख देते हैं y का मान, तो ये जाएगा 6। तो 2x = 12 - 6, तो 6, तो x = 3, तो 3 और 6, तो यहाँ के निर्देशांक 3 और 6 प्राप्त हो गए। अब हमें यहाँ के निर्देशांक लेना है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी C के निर्देशांक लेना है। तो दो रेखाएं कौन कौन सी प्रतिच्छेद कर रही है? 2x + 9 = 36, और एक है हमारे पास में ये वाली 2x + 3y = 24। तो पहली है 2x + 9y = 36। अब अपन C के निर्देशांक निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे है 2x + 9y = 36, और दूसरी रेखा है अपने पर 2x + 3y = 24 बराबर 20। अब इनको अपन हल कर लेते हैं, घटा देते हैं इनको। तो देखिए घटाने से अपने पास में प्राप्त हो जाएगा, ये कट गया, तो यहाँ पे 6y = अब यहाँ पे देखो 2 1 12, और ये पॉजिटिव होगा, तो y = 2। अब y = 2 अपन यहाँ पे किसी भी समीकरण में रख देते हैं। तो मान लो यहाँ पे रख दिया, तो 2x + 6 = 24। तो 2x बराबर यहाँ अपने पास प्राप्त हो जाएगा 24 - 6, और 24 - 6 = 18। अब देखो तो x = 9 प्राप्त होगा, तो यहाँ से 9 और 2। तो बच्चों इसके निर्देशांक अपने पास प्राप्त हो जाएंगे, C के पास 9 और 2। तो इस C के निर्देशांक 9 2, और ऐसे B के निर्देशांक हमारे पास प्राप्त हो गए 3 और 6। अब बच्चों यहां से अपन क्या करेंगे, कोणीय बिंदु से इनके z के मान लेते हैं, कौन सा अधिकतम आएगा कौन सा न्यूनतम आएगा। परंतु क्षेत्र कैसा है, अपरिबद्ध, वो भी ध्यान रखिएगा। देखिएगा कोणीय बिंदु और कोणीय बिंदु पे लेना है z के मान, और z हमने प्राप्त किया है उद्देश्य फलन z = 250x + 200y। तो देखिए यहां से हमने z बराबर प्राप्त किया है उद्देश्य फलन 250x + 200y। तो वही अपन लिखते हैं यहां पे 250x + 200y। अब लेते हैं कोणीय बिंदु पहला A, और A के निर्देशांक यहां से लेते हैं, ये A, ये B, ये C और ये हमने D लिया। A के निर्देशांक यहां से लेंगे अपन 0 12, तो यहां पे लिखेंगे 0 12 अर्थात x0 y 12। तो z बराबर x0, ये 0 हो जाएगा, और यहां पे अपन 12 रखेंगे तो 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा 2400। अब दूसरा कोणीय बिंदु लेते हैं B, और B के निर्देशांक अपन अभी निकाले हैं 3 और 6, तो यहां लिखेंगे 3 और यहां 6। तो z बराबर 3, तो देखो यहां 25 3 75, तो 750 प्लस यहां पे लिखेंगे अपन 6, तो 6 दूनी 12, तो ये 1200, और इसको अपन जोड़ेंगे तो 0 यहां से 5 और 5, ये 7 8 9 और यहां पे 1, ये प्राप्त हो गया 1950। इसी प्रकार से अपन तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं C, और C के निर्देशांक भी अभी हमने निकाले हैं 9 2, तो यहां लिखेंगे 9 और 2। तो Z बराबर, अब देखो 250 × 9 अर्थात 25
और 9 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 225, तो ये 225 और ये 0 प्लस यहाँ देखो ये हो जाएगा 400, तो यहाँ 400 लिखा। तो z बराबर यहाँ से अपने पास प्राप्त हो जाएगा, ये देखो 2650 2650। अब चौथा कोणीय बिंदु लेते हैं D, और चौथा कोणीय बिंदु D देखिए यहाँ से लेंगे चौथा कोणीय बिंदु D, ये है 12 0। देखिए चौथा कोणीय बिंदु अपना है, ये लेंगे अपन यहाँ से, देखो बच्चों ये आएगा, ये आएगा क्योंकि क्षेत्र अपना यही है, तो चौथा कोणीय बिंदु अपना ये जाएगा D, ये D। और D पे कितना है 18 0, D कितना है 18 0, तो चौथा कोणीय बिंदु अपन लेते हैं D 18 0। तो देखिएगा यहाँ लिखेंगे 18 0, तो Z बराबर देखो यहाँ से 250 इंटू 18 प्लस ये 0। तो अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू, तो ये 0 ऐसे के ऐसे 25 8 200, तो 200 का 0 हासिल 20, 25 एकम 25, 25 और 20, तो ये हो गया 45। तो यहाँ पे Z का मान आ गया 4500। तो इस प्रकार हमने चारों कोणीय बिंदु पे संगत Z के मान ले लिए। अब इनमें से कौन सा न्यूनतम है वो हमें देखना है। ये 2400, ये 1950, ये 2650 और ये 4500। तो बच्चों इनमें चारों में तो सबसे न्यूनतम यही है, ये न्यूनतम, और ये अपने पास न्यूनतम मान प्राप्त हो गया बच्चों। परंतु ये न्यूनतम मान हमारा आंसर होता यदि क्षेत्र परिबद्ध है, परंतु यहाँ पे देखिए क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध होने पे हो सकता है ये न्यूनतम मान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए अपन लिखते हैं अतः बिंदु 3 6 पर Z का न्यूनतम मान 1950 हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि क्षेत्र अपरिबद्ध है, अपरिबद्ध है। और ये अपन जानते हैं क्षेत्र अपरिबद्ध है तो हो सकता है इससे छोटा और भी हमें मिल जाए। अतः हम लेते हैं उद्देश्य फलन अपने पास में 250x प्लस 200y, इससे भी छोटा मिल सकता है, अर्थात 250x प्लस 200y, इससे भी हमें छोटा मिल सकता है, किससे मान से, लेस देन यहां से 1950 से, इस 1950 से भी छोटा ले सकते हैं, इसलिए यहां पे लिखेंगे लेस देन 1950। हो सकता है इसका मान इससे भी कम मिले, इसलिए हमने क्या लिया, लेस देन लिया। या अपन इसको लिख सकते हैं, देखो या अपन यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 25x प्लस 20y लेस देन 195। अब देखो या 5 का भाग दे देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे 5 का भाग देंगे तो देखो 4y लेस देन, अब यहाँ भी अपन 5 का देंगे तो 5 थी 15, 3 15, उसके बाद में 4 और यहाँ 5 तो 45, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45। ये अपने पास में असमीका प्राप्त हो गई। इसको अपन समीकरण में बदलते हैं, समीकरण में, और फिर इसका अर्धतल क्षेत्र लेंगे, अर्थात उभयनिष्ठ क्षेत्र देखेंगे मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले जब समीकरण बदलेंगे तो 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 39, और यहाँ अपन x और y के क्या लेंगे, मान लेंगे ताकि रेखा खींच सकें। x 0 रख लेते हैं तो y का मान 39/4, इसी प्रकार y को 0 रखते हैं तो 39/5। तो यहाँ पे तो देखो अपने पास प्राप्त हो जाएगा कितना मान, 10 से छोटा, 10 से छोटा होगा तो मान सकते हैं अपन 9, यहाँ से अपन 9 चौक 36 और 36, फिर बाद 30 तो अपन लेंगे उसको, देखो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 9.7। और इसी प्रकार यहाँ पे देखो ये हो जाएगा अपना कितना है, x का मान मिल जाएगा 39 में 5 का भाग देंगे तो ये अपने पास 7 पंजे 35, 7
फिर उसके बाद में 4 होगा तो यहाँ पे 7 7 5 35, तो इसके बाद में 4 बचेगा तो 4 0, तो यहाँ पे 8 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात अपन मान सकते हैं यहाँ तो 7.80 होगा और इसी प्रकार यहाँ से 0 और ये पॉइंट होगा। और देखो जो प्रतिच्छेद बिंदु से जा रहा है अगर वो भी अपन लेते हैं तो वो भी हमें मिल जाएगा। तो पहले इन की सहायता से रेखा एक खींच लेते हैं, कहाँ पे, इसी क्षेत्र में। तो देखो यहाँ पे 7.80, तो यहाँ ले लेंगे अपन 7.80, यहाँ मान लेते हैं 7.80 ये वाला। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 9.7, तो यहाँ अपन मान लेते हैं 9.7, ये अपना 8, तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं 9.7, 10 से नीचे होगा। अब इनको अपन मिला देते हैं तो ये रेखा प्राप्त होगी, ये वाली रेखा, ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो गई जो अभी यहां से 5x + 4y = 39, 5x + 4y = 39। और इसका हल क्षेत्र लेते हैं, हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र लेने के लिए असमीका लेंगे 5x + 4y < 39, तो 0 रखेंगे तो 0 < 39, ये क्या है, सत्य है, सत्य है। इसलिए इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा से नीचे, रेखा पे भी नहीं होगा, रेखा से नीचे, अर्थात इसका हल क्षेत्र रेखा से नीचे यहां मिलेगा हमें। अब हमें देखना है ये उभयनिष्ठ क्षेत्र और इसका हल क्षेत्र कोई बिंदु साझा कर रहा है क्या। तो देखने से पता लग रहा है इसका हल क्षेत्र तो इधर है, इसके इधर, और इसका हल क्षेत्र यहाँ है, दूर दूर तक कोई साझा नहीं कर रहा। तो अपन इसको लिखेंगे यहां से, अतः असमीका 5x + 4y < 39 का हल क्षेत्र व सुसंगत क्षेत्र दोनों का कोई भी बिंदु क्या नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, नहीं, या इसको बोलेंगे साझा नहीं। इसलिए z का न्यूनतम मान 1950 ही होगा, और वो कहां पे होगा, बिंदु 3 6 पर। ये z का मान जो हमें मिलेगा 1950 मिलेगा, और 3 और 6 क्या है, x और y के मान है। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे अपन x, और x हमने क्या लिया था, चारे में p ठेले की संख्या, तो चारे p में ठेलों की संख्या, और वो हमने ले लिया कितना, 3। इसी प्रकार y वो हमने लिया था q में ठेले की संख्या, और वो हमने y लिया था तो वो कितना ले लिया हमने यहाँ पे 6। तो इतने ठेले लेंगे तो हमें न्यूनतम पैसा इतना देना पड़ेगा, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार से बच्चों अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्र कैसा था, अपरिबद्ध था। अपरिबद्ध होने पे हो सकता है इससे भी न्यूनतम है, इसलिए हमने इसको लिया था उद्देश्य फलन, उसको हमने इसके न्यूनतम, इससे भी न्यूनतम हो वो हमने यहाँ पे लिया था, अर्थात इससे भी न्यूनतम हमने ले लिया। फिर उसका हल क्षेत्र देखा उभयनिष्ठ है या नहीं है, वो देखा, उभयनिष्ठ नहीं है तो हल क्षेत्र है, अर्थात आंसर है। और उभयनिष्ठ होता है, कोई बिंदु साझा करता है, तो अपन कहेंगे कोई अधिकतम और कोई न्यूनतम मान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 3 की, देखिएगा, और इसको अपन हल करते हैं। एक आहारविद 2 प्रकार के भोज्य x और y को इस प्रकार से मिश्रण करना चाहता है ताकि मिश्रण में विटामिन A कम से कम 10 मात्रक, और इसी प्रकार विटामिन B कम से कम 12 मात्रक, और इसी प्रकार विटामिन C कम से कम कितना हो, 8 मात्रक हो। ये उसकी शर्त है, कम से कम, अर्थात उससे ज्यादा हो सकता है ये विटामिन।
अब कह रहा है कि 1 केजी भोज्यों में विटामिनों की मात्रा निम्नलिखित सारणी के अनुसार यहाँ पे दी हुई है। अर्थात विटामिन ए क्या होना चाहिए, 1 केजी में 1 मात्रक, इसी प्रकार यहाँ पे 2 मात्रक। विटामिन बी क्या होना चाहिए, पहले वाले भोज्य में यहाँ पे 2 मात्रक, यहाँ पे भी 2 मात्रक, यहाँ पे सी विटामिन है 3 मात्रक और 1 मात्रक। अर्थात कहने का मतलब है कि 1 केजी में क्या होगा, 1 मात्रक। इसका आप यूं भी समझ सकते हैं कि 1 केजी में 1 बूंद हो सकता है या 1 केजी में 1 गोली हो सकती है। इसी प्रकार 1 केजी में क्या हो, 2 हो, क्या, विटामिन ए, इसी प्रकार विटामिन बी और इसी प्रकार विटामिन सी। आगे हमें दिया हुआ है कि इन भोज्य का मूल्य, अर्थात एक्स भोज्य 1 केजी का मूल्य 16 रुपये है और इसी प्रकार दूसरा जो है वाई, उसका क्या है, 1 केजी का 20 रुपया है। तो यहां से तो हमें कुल मूल्य मिल जाएगा और वो हमारा उद्देश्य फलन होगा, उसी को हमें अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण करना है। वांछित आहार के लिए मिश्रण का न्यूनतम मूल्य ज्ञात करना है। तो देखो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। तो माना मिश्रण में भोज्य एक्स की मात्रा एक्स स्मॉल एक्स केजी व मिश्रण में भोज्य क्यू, भोज्य वाई लिया है यहां पे, तो भोज्य वाई की मात्रा, इसको अपन स्मॉल वाई मान लेते हैं, इतना केजी है। अब देखो बच्चों, उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन को जेड से निरूपित करते हैं। अर्थात यहां पे कुल लागत, तो कुल लागत 16 रुपए कौन से के लिए, भोज्य एक्स के 1 केजी के लिए। इसी प्रकार 20 रुपए कौन से भोज्य के लिए, वाई के लिए 1 केजी का। और हमने कितना केजी लिया, एक्स केजी और वाई केजी, अर्थात 16 एक्स और 20 वाई, इसका टोटल करेंगे वही हमारा कुल लागत होगा। तो जेड बराबर 16 एक्स स्मॉल एक्स प्लस 20 वाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य फलन हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यवरोध की। और व्यवरोध के लिए देखिए बच्चों, यहां पे देखो, व्यवरोध के लिए हमें यहां पे दिया हुआ है, हमने ये माना है एक्स केजी स्मॉल एक्स केजी, इसकी मात्रा कितनी ली है, स्मॉल एक्स केजी, इसकी मात्रा कितना लिया है हमने, स्मॉल वाई केजी। और यहां पे है 1 केजी में इतना है, 1 केजी में इतनी मात्रा, तो x में कितना होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी क्या है, 1 केजी में इसकी मात्रा दे रखी है, यहाँ पे भी 1 केजी में, अर्थात 1 केजी में कितना विटामिन होगा, ये 1 केजी में कितना, 1 केजी में कितना, ये दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है ये विटामिन ए, और इसके लिए न्यूनतम कम से कम कितना हो वो यहाँ पे दे रखा है कि विटामिन ए कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी 12 मात्रक और विटामिन सी 8 मात्रक। अर्थात यहां पे देखिए ये 10 मात्रक होना चाहिए, ये अपने पास में कम से कम 12 मात्रक होना चाहिए और ये कम से कम 8 मात्रक मिश्रण में होना ही चाहिए। ये यहां पे कंडीशन दी हुई है, 10 मात्रक, 12 मात्रक और 8 मात्रक। तो बच्चों यहां से अपन व्यवरोध प्राप्त कर लेंगे। देखिए व्यवरोध, तो पहला अपन व्यवरोध करते हैं विटामिन ए का व्यवरोध, विटामिन ए का व्यवरोध। अर्थात यहां पे देखो x एक क्या है, 1 केजी के लिए 1 मात्रक, तो यहां पे x केजी के लिए इसे मल्टीप्लाई हो गया तो 1x। इसी प्रकार 2y, और ये कम से कम कितना होना चाहिए, 10 मात्रक, उससे ज्यादा हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे x प्लस 2y, और ये क्या हो सकता है, बराबर, और उससे ज्यादा हो सकता है कितना, 10 से। इसी प्रकार विटामिन बी का व्यवरोध अपन प्राप्त कर लेते हैं, इसको देते हैं 1 दशमिका। और विटामिन के लिए यहां पे देखो, यहां से 2x और 2y, और ये कितना है 12, तो यहां लिखेंगे अपन 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये अपना दूसरा व्यवरोध हो गया। अब तीसरा व्यवरोध देखते हैं विटामिन सी के लिए, और उसके लिए देखिए ये अपना विटामिन सी, तो 3, तो 3x 1 तो 1y, तो और ये कितना है 8 मात्रक कम से कम, तो यहां पे लिखेंगे 3x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ये अपने पास में तीसरा व्यवरोध असमीका हो गई।
इसी प्रकार से ऋणोत्तर व्यवरोध x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हम लेते हैं चौथा व्यवरोध। अर्थात या तो क्या होगा, ये जो हमने लिया है x क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। इसी प्रकार y क्या होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। वो क्या लिया हमने kg में, तो यहाँ पे तो या तो कुछ नहीं होगा तो 0 kg, और या 1 kg 2 kg तो 0 से बड़ा होगा। तो ये ऋणोत्तर व्यवरोध हो गए। अब इनकी सहायता से अपन समीकरण बना लेते हैं। तो देखिए समीकरणों में बदलने पर तो अपन लेते हैं पहले व्यवरोध से असमीका से 1 से x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बराबर लगा देंगे तो समीकरण हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 10, और यहां अपन x और y के मान ले लेंगे ताकि हमें क्या मिल जाएगा, निर्देशांक, और जिससे अपन रेखाएं खींच लेंगे। 0 रखा x की जगह तो 5, यहां पे 0 रखा तो ये 10। अब लेते हैं दूसरे से, और देखो यहां पे अपन 2x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो इसको लिखते हैं 2x प्लस 2y बराबर 12, या इसको अपन लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 6, और यहां से अपन ले लेते हैं x और y के मान। 0 रखा तो 6 और 0 रखा तो 6। अब लेते हैं तीसरी असमीका से, और तीसरी असमीका अपने पास यहाँ पे है 3x प्लस वाई बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो बराबर लगा देंगे। तो यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 8, और यहाँ भी अपन x और y के मान ले लेते हैं। ये x ये y, ये 0 रखा तो ये प्राप्त होगा 8। इसी प्रकार यहाँ 0 रखा तो ये प्राप्त होगा 8/3। अब लेते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध से, तो x बराबर 0 व y बराबर 0 हो जाएगा। अब इनका लेते हैं हल क्षेत्र, असमीकाओं का हल क्षेत्र, चारों असमीकाओं का हल क्षेत्र। और हल क्षेत्र के लिए अपन क्या करते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखेंगे असमीका में, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि क्या है, संतुष्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0 0, ये 0 बड़ा होता है, बात असत्य है, तो 0 यहाँ पे लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 असत्य। अर्थात इसका हल क्षेत्र इस रेखा पे और रेखा से ऊपर। अब ऐसे लेते हैं 2 से, तो यहाँ पे भी लिखेंगे 0 0, तो ये बात भी क्या है, असत्य, तो यहाँ भी लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो ये भी क्या है, असत्य। असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा पे और रेखा से ऊपर। अब लेते हैं तीसरे असमीका से, तो तीसरी असमीका यहाँ पे है, तो देखो 0 0, तो ये भी क्या होगा, देखो यहाँ पे भी लिखेंगे 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये बात भी असत्य। अर्थात इनका हल क्षेत्र तीनों पे कहाँ होगा, रेखा पे और रेखा से ऊपर। रेखा पर व ऊपर, रेखा से ऊपर लिख देंगे इसको, रेखा से ऊपर इनका हल क्षेत्र होगा। अब बात करते हैं ऋणोत्तर व्यवरोध से, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, y x पे और y x के दाईं तरफ। इसी प्रकार से y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x x पे और x x के ऊपर। इसी प्रकार यहाँ पे y x पे और y x के दाईं तरफ, ये इनका हल क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पे भी इसका हल क्षेत्र हो गया, और ये भी इनका हल क्षेत्र हो गया, और यहाँ से इनके निर्देशांक भी हमने प्राप्त कर लिए। तो बच्चों निर्देशांक हमने प्राप्त कर लिए, निर्देशांकों से रेखाएं खींचेंगे, हल क्षेत्र भी ले लिया। अब उसके बाद में अपन ग्राफ खींचने के बाद पता करते हैं उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा है और किस प्रकार का है। तो देखिए उभयनिष्ठ क्षेत्र के लिए अपन रेखा खींचते हैं। तो रेखाएं खींचने पर तो अपन रेखाएं खींच लेते हैं। ये लो बच्चों, ये x, ये y, ये अपना मूल बिंदु 0 0, और यहां से अपन ले लेते हैं निर्देशांक। तो इसको अपन ले लेंगे, ये प्राप्त होगी L1 रेखा, ये प्राप्त होगी L2 रेखा, और ये प्राप्त होगी L3 रेखा। अब देखिएगा L1 के लिए अपन 0 5 10 0, तो यहाँ पे L1 रेखा के निर्देशांक 0 5
और यहाँ पे 10 0, 0 5 और 10 0। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं 2 4 6 8 10 12। इसी प्रकार 2 4 6 8 10 12। तो अपन बात कर लेते हैं 0 5, तो वहाँ यहाँ होगा, मान लेते हैं 0 5, तो ये हो गया 0 5। अब बात करते हैं 10 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 0, और इन दोनों को मिला देंगे तो ये अपने पास में L1 रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में L1 रेखा प्राप्त हो गई, और L1 रेखा का समीकरण है x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 10, और इसका हल क्षेत्र भी अपन साथ साथ ही ले लें तो हल क्षेत्र पता है, ये असत्य है, हमने देखा सबका असत्य है, अर्थात रेखा पे और रेखा से ऊपर इसका हल क्षेत्र होगा, रेखा पे और रेखा के ऊपर। तो इसका हल क्षेत्र अपन साथ साथ ही ले चलते हैं, इस रेखा पे होगा और रेखा से ऊपर होगा। अब अपन लेते हैं दूसरी L2 रेखा, जिसके निर्देशांक यहाँ से लेंगे 0 6 और 6 0। तो बच्चों 0 6 और 6 0, तो ये तो हो गया अपना 0 6 0 6, और यहाँ पे हो गया 6 0। इनको अपन मिला देंगे तो ये अपने पास में L2 रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में L2 रेखा आ गई, L2 रेखा। और L2 रेखा कौन सी है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 6। अब लेते हैं इसका हल क्षेत्र, अर्थात इस रेखा पे होगा और इसका भी रेखा से ऊपर होगा। अब L3, इसके निर्देशांक अपन लेते हैं यहाँ से 0 8 और 8/3 0। तो यहाँ लिखेंगे 0 8 और 8/3 0। तो देखो बच्चों, अपन बात करते हैं 0 8, तो यहाँ हो गया, ये हो गया 0 और 8, और इसी प्रकार अपन बात करते हैं 8/3, अर्थात 3 दूना 6 2, तो 2 से ऊपर जाएगा तो अपन बात कर लेंगे यहाँ पे, ये 2 से ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/3 0। ये अपना प्राप्त हो जाएगा दूसरा बिंदु, और इनको अपन मिला देंगे तो ये रेखा प्राप्त हो जाएगी अपने पास में तीसरी वाली रेखा। ये ऐसे जाएगा बच्चों, ये तीसरी रेखा अपने पास प्राप्त हो गई, ये L3। तो इसका हल क्षेत्र भी देखना है, तो इसका हल क्षेत्र इस रेखा पे होगा और रेखा से ऊपर होगा। अब अपन हल क्षेत्र लेते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का ये y x पे और ये वाला, इसी प्रकार x x पे और ये वाला। तो बच्चों इन पांचों असमीकाओं से हल क्षेत्र देखो हमारे पास कौन सा प्राप्त हो गया, उभयनिष्ठ, ये वाला उभयनिष्ठ हमारा हल क्षेत्र प्राप्त हो गया। और इसमें कहाँ कहाँ से आएगा, ये कोणीय बिंदु आ गया, एक कोणीय बिंदु ये आ गया, एक कोणीय बिंदु ये आ गया, एक कोणीय बिंदु ये आ गया। इसके ए ले लेते हैं, ये बी और ये सी और ये डी। तो ए और डी के निर्देशांक तो हैं 0 8 और 10 0। हमारे पास बी और सी के निर्देशांक नहीं है, वो हमें निकालना भी है, और उससे पहले हमें देखना है क्षेत्र कैसा है। तो देखिए ये अपना क्षेत्र है उभयनिष्ठ क्षेत्र, उभयनिष्ठ क्षेत्र, और उभयनिष्ठ क्षेत्र भी कैसा है, अपरिबद्ध, अपरिबद्ध क्षेत्र है। अपरिबद्ध होने पे जो न्यूनतम अधिकतम मान आएगा वो हो भी सकता है और नहीं, वो भी हमें चेक करना है। तो देखो पहले अपन इसके निर्देशांक निकाल लेते हैं, इनके निर्देशांक। तो बच्चों इनके निर्देशांक के लिए यहाँ पे एक रेखा जा रही है ये वाली और L3, और उसके बाद में यहाँ पे अपने पास जा रही है एक वाली रेखा ये वाली, x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 6। एक रेखा तो x प्लस वाई बराबर 6 है और दूसरी अपने पास L3 है, और L3 कहाँ पे है, यहाँ से है 3x प्लस वाई बराबर 8। तो 3x प्लस वाई बराबर 8, और दोनों को अपन घटा देते हैं, ये हमने घटा दिया तो ये तो कैंसिल हो गया। तो -2x बराबर माइनस, यहाँ पे देखो -2, माइनस है तो माइनस कैंसिल, तो x बराबर 1। x बराबर 1, तो y का मान यहाँ पे रखेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 उधर 5 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 5।
तो यहाँ के निर्देशांक बी के निर्देशांक अपने पास हो गया 1 और 5। अब हमें सी के निर्देशांक निकालना है। उसके लिए एक रेखा है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरी है x प्लस 2y बराबर 10। तो यहाँ पे लेते हैं दूसरी बार कौन से भी देखिए सी के निर्देशांक के लिए। तो एक तो है x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरी है अपने पास में x प्लस 2y बराबर 10। ठीक है, अब इसको अपन घटा देते हैं, ये कैंसिल, तो माइनस वाई बराबर -4, तो ये माइनस माइनस, तो y बराबर क्या हो गया 4। अब y बराबर 4 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2, तो 2 और 4, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 2 प्राप्त हो गया, 2 और 4। तो यहाँ पे अपने पास निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे सी बिंदु के 2 और 4। तो इस प्रकार हमने ए बी सी डी इन चारों के निर्देशांक प्राप्त कर लिए। अब इन चारों पे कोणीय बिंदु पे अपन लेते हैं जेड के मान। तो देखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी सी डी, अर्थात ए क्रम संख्या ए, ये बी और ये सी और डी। ए के निर्देशांक यहाँ से मिल जाएंगे हमें, ए के निर्देशांक यहाँ से ये है अपने पास में देखो 0 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 8। इसी प्रकार बी के निर्देशांक 1 5 वो हमने निकाला है 1 5 x 1 y 5। इसी प्रकार सी के निर्देशांक भी हमने निकाले हैं 2 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 4। और इसी प्रकार डी के निर्देशांक, और ये अपने पास डी और इसके निर्देशांक 10 0। तो यहाँ पे लेंगे जेड के मान, और z क्या है, उद्देश्य फलन, वो हमें निकालना है अभी। तो देखिए उद्देश्य फलन, यहां से अपन बात करेंगे अपने उद्देश्य फलन की। 16x प्लस 20y ये अपना क्या है, उद्देश्य फलन है। तो 16x 16x प्लस 20y ये हमारा उद्देश्य फलन है। तो अपन देते हैं बिंदु ए पे क्या देता है मान, तो 0 और यहाँ पे 20 रखेंगे तो देखो 8 × 20 तो 160। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 1 और 5 पे x1 y5, तो 16 प्लस 16 एकम 16 और यहाँ से 5 हो गया, तो ये अपने पास 5 दूनी 10, तो ये 100 हो गया, तो ये देगा 116। अब यहाँ पे लेते हैं 2, तो 16 दूना 32, 4 तो यहाँ पे 80, तो ये देगा हमें 112। यहां पे देखते हैं अभी 10 × 16 तो 160 प्लस 0 तो 0 ही रहेगा। अब हमें यहां पे देखना है इनमें से कौन सा न्यूनतम है। तो बच्चों देखने से हमें पता लग रहा है ये हमारा न्यूनतम है, ये न्यूनतम मान हमें मिल गया 112। परंतु 112 आंसर हो जाता क्षेत्र परिबद्ध होता तो, परंतु अपने पास क्षेत्र अपरिबद्ध है, इसलिए ये हो भी सकता है और नहीं भी। तो अपन लिखते हैं प्राप्त क्षेत्र अपरिबद्ध है, अतः z का न्यूनतम मान 112 हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि क्षेत्र क्या है, अपरिबद्ध है। इसलिए हम लेते हैं उद्देश्य फलन 16x प्लस 20y इससे भी कम हो लेस देन 112, अर्थात ये अपना उद्देश्य फलन है और इससे भी कम हो सकता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको लेस देन किया। तो देखिए यहाँ से 4x प्लस 5y लेस देन, यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं 4 का भाग दे देते हैं, 4 दूनी 8 2, तो यहाँ से कितना बचेगा, अपने पास बच गया 8 9 10 32, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 8 चौक 32 28। तो ये अपने पास प्राप्त हो गया। इसको समीकरण में बदलेंगे तो 4x प्लस 5y बराबर 28, और 28 है तो यहाँ से हमें x और y के मान मिलेंगे निर्देशांक, ताकि इससे भी अपन क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, फिर अपन उसका हल क्षेत्र देखेंगे
हल क्षेत्र, इसका हल क्षेत्र और उर्बनिस्ट क्षेत्र, सुसंगत क्षेत्र आपस में कोई साझा कर रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर अपन रिजल्ट को देखेंगे। ये हमारा x, ये y, ये 0 रखा तो यहाँ पे 28/5, इसको 0 रखा तो यहाँ पे 28/4, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 7, और यहाँ पे अपन कितना लिख सकते हैं, देखो ये अपने पास हो जाएगा 0 और यहाँ पे 5 और 25, तो ये हो जाएगा 28, तो 30, तो ये 5.6 और यहाँ पे 70। तो यहाँ से अपन रेखाएं खींचेंगे यहाँ से, तो देखो यहाँ पे अपन रेखाएं खींच लेते हैं 0, 5.6 और 70, तो 0, 5.6, तो यहाँ से ये है अपने पास में 5.6 यहाँ पे आएगा इस जगह पे कहीं छोटा सा इसके ऊपर। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो 7 था, ये अपना 70, तो 70 कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ प्राप्त होगा 70, ये हो जाएगा 70 और यहाँ पे 5, इनको अपन मिला देंगे तो बच्चों ये देखिए आप, इस प्रकार से ये क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा हमारे पास में, ये वाले। और ये कौन सा है, ये अपने पास में रेखा है, यहां से देखो ये इसकी रेखा खींची हमने, 4x + 5y = 28, तो 4x + 5y = 28, और इसका हल क्षेत्र लेते हैं तो 4x + 5y < 28, तो 0 < 28 ये क्या है, सत्य है, सत्य है। तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इस रेखा से नीचे, अर्थात ये रेखा से इसका हल क्षेत्र इधर होगा, इसका हल क्षेत्र इधर। अब देखो इसका उभयनिष्ठ क्षेत्र, ये सुसंगत क्षेत्र यहाँ पे है और यहाँ पे ये है, क्या कोई साझा कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, इसलिए जो न्यूनतम मान प्राप्त हुआ था 112 वही हमारा आंसर है। तो इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे, अतः बिंदु हमने कौन से प्राप्त किए थे, यहाँ पे ये है अपना 2, 4 पर न्यूनतम मान 112 है, क्योंकि असमीका थी अपने पास 4x + 5y < 28 का हल क्षेत्र व सुसंगत क्षेत्र, ये अपना हल क्षेत्र हो गया, इसका हल क्षेत्र हो गया इस रेखा का ये वाला, और ये सुसंगत क्षेत्र आपस में कोई कहीं पे साझा नहीं कर रहा, तो इसलिए अपन सुसंगत क्षेत्र आपस में उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं, इसलिए हमारा न्यूनतम मान z है वो क्या प्राप्त होगा, z = 112, ये हमारा न्यूनतम मान है और ये हमारा आंसर है। और ये कब है, जब अपन x कितना लेते हैं, अपन x यहाँ पे देखिए, x को लेते हैं अपन 2 और 4, अर्थात हमने क्या क्या माना था वहाँ पे, x को क्या माना था, अर्थात यहाँ पे देखो हमने, ये देखिए हमने जो मिश्रण में जो x भोजन है, कैपिटल X भोजन, वो अपन कितना लेते हैं 2 kg, अर्थात यहाँ पे लेंगे अपन 2 kg, और यहाँ पे अपन कितना लेंगे, दूसरा है अपने पास में देखो 6 kg था, तो यहाँ पे दूसरा अपन कितना लेते हैं, ये 2 kg और 4 kg, तो ये अपना 2 kg और 4 kg पे था, तब न्यूनतम मान 112 प्राप्त हुआ था। तो ये देखिए दूसरा अपन y लेते हैं 4 kg। अगर अपन मिश्रण में कौन सा है, भोज्य x को 2 kg लेते हैं और मिश्रण में भोज्य y को अपन 4 kg लेते हैं, तो हमें न्यूनतम जो मान है, इसका न्यूनतम मान देगा वो 112 रुपए हमें देना पड़ेगा। इस प्रकार अपन इसको उद्देश्य फलन को अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण, तो यहाँ पे हमें न्यूनतमीकरण करना था, अर्थात हमें x और y के मान ले लिए कितना 2 kg और 4 kg, तब हमें कितना रुपया देना पड़ेगा, न्यूनतम पैसा 112 रुपया देना पड़ेगा। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 और 3 को हल किया है। बच्चों इस सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 4 और उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।